आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ लोगों का विवाह के बाद भाग्य चमकता है। क्यों चमकता है? दो बातें हैं इसमें। एक तो है कि विवाह के बाद भाग्य चमकने का योग हो। अगर सप्तम भाव में बलि ग्रह बैठा है, सप्तमेश बलि है, सप्तमेश एकादश भाव या नवम भाव से संबंध बनाता है, अच्छा संबंध, तो विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्य चमकता है। एक बात हुई। दूसरी बात है भाग्यशाली जीवन साथी मिलना। देखिए, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि ये कुंडली मिलान, मुहूर्त, वास्तु, ये सब ज्योतिष के ही अंतर्निहित उपाय हैं। सो उपाय के बारे में क्या होता है कि जब हम कोई उपाय की बात करते हैं तो ज्यादातर उपाय धार्मिक होते हैं। अब देखिए, धार्मिक उपाय तो धर्म से संबंध रखते हैं, ज्योतिष से संबंध तो नहीं रखते। और ज्योतिष किसी एक धर्म से संबंध नहीं रखता। तो धार्मिक उपाय दिए जा सकते हैं, लेकिन धार्मिक उपाय कितना काम करेंगे इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति खुद कितना धार्मिक है। मैं खुद धार्मिक उपाय देता हूं और मैंने ये देखा है कि जो लोग पूजा पाठ वगैरह रोज करते हैं, उनको वो उपाय बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं, आम लोगों को नहीं काम करते। तो धार्मिक उपाय एक तो हो गई। अगर आदमी खुद भी धार्मिक है, पूजा पाठ करता है, तो जरूरी काम करेंगे, लेकिन उपाय धार्मिक। दूसरे उपाय हो गए ग्रहों से जुड़े हुए उपाय हो गए कि भाई सूर्य के लिए आदमी माणिक पहन सकता है, चंद्रमा के लिए मोती पहन सकता है। ये उपाय भी है, पहन सकता है। ग्रह के फल होते हैं, समय लेती है चीज, काम करता है। लेकिन ज्योतिषीय उपाय कौन से हैं? ज्योतिष क्या उपाय बताती है? कुंडली मिलान, अच्छे मुहूर्त का चुनाव, वास्तु, ये जो तीन एक चीजें हैं, ये ज्योतिष के खुद के ही उपाय हैं, जिनमें कि ज्योतिषी नियम का ही इस्तेमाल होता है। और अगर आदमी इन उपायों को कर ले तो शुभ फल शीघ्र अतिशीघ्र और सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। मैं समझता हूं कि तीनों प्रकार के उपाय मिला के करने चाहिए। धार्मिक उपाय भी करने चाहिए, ग्रह को बलशाली इत्यादि करने के उपाय भी करने चाहिए, और वास्तु मुहूर्त और कुंडली मिलान से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो तो बहुत उत्तम है ही। तो कुंडली मिलाते हुए ये भी देखा जाए कि जीवन साथी आपके लिए कितना भाग्यशाली रहेगा, है ना। भाग्यशाली जीवन साथी आपके लिए कौन होगा? इसमें दो बातें समझने की बात है। पहला तो ये कि जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली दो ही शर्तों में होगा। पहले तो आप जीवन साथी की बात सुनेंगे, दूसरा उसको खुश रखेंगे, है ना। कोयल कितना भी अच्छा क्यों ना गाती हो, आप उसको अपने छत की मुंडेर पे बैठने ही नहीं देंगे, पत्थर से मारेंगे तो अच्छा गाना उसका आप तो नहीं सुन पाएंगे ना। तो जीवन साथी को आप खुश रखें, जीवन साथी की आप बात माने, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि बहुत भाग्यशाली जीवन साथी रहते हुए भी व्यक्ति उसकी बात नहीं सुनता, गड़बड़ हो जाती है, उसको खुश नहीं रखता। तो जब व्यक्ति खुद ही दुखी है तो फिर कैसे होगा काम? दो बातें इसमें ध्यान रखने की। दूसरा क्या है कि जीवन साथी, आप स्त्री हैं तो पुरुष आपका जीवन साथी होगा, आप पुरुष हैं तो स्त्री आपकी जीवन साथी होगी। अब इसमें एक ये समझने की बात है कि लोगों को ये नहीं पता कि स्त्री कुंडली का विश्लेषण थोड़ा अलग प्रकार से किया जाता है ना। एक अलग चीज होती है स्त्री जातक कहते हैं। तो स्त्री की कुंडली में कुछ नियम अलग प्रकार से काम करते हैं पुरुष कुंडली के हिसाब से। और अगर कोई ज्योतिषी स्त्री की कुंडली स्त्री जातक के हिसाब से नहीं देखता तो उसका फलादेश गलत होगा। तो इस वीडियो में मैं ये बताता चलूंगा कि क्या केवल स्त्री की कुंडली में ये लगता है और क्या स्त्री पुरुष दोनों की कुंडलियों में लगता है। सबसे पहले है जी राजयोग। व्यक्ति के राजयोग हो, पुरुष है, पुरुष के राजयोग होगा तो सफलता प्राप्त करेगा। अब व्यक्ति सफल होगा, सम्मानित होगा, उसके पास धन इत्यादि होगा, तो उसकी पत्नी भी उसका सुख प्राप्त करेगी। ये हो गई बात। स्त्री की कुंडली में अगर राजयोग है तो स्त्री सफलता प्राप्त करेगी। अब अगर इसमें स्त्री खुद कामकाजी महिला है तो खुद काम करेगी, खुद जो है कि सफलता प्राप्त करेगी, और उसके धन का उपभोग उसके घर परिवार वाले करेंगे, घर परिवार में पति बच्चे आएंगे ही। ये हो गया। अगर स्त्री खुद काम नहीं करती है तो स्त्री जातक का ये नियम है कि स्त्री की कुंडली के राजयोग उसके पति को उसका फल मिलता है, क्योंकि वो खुद तो काम नहीं कर रही है ना। तो स्त्री कुंडली में जो है कि ये विशेषता हो गई। अच्छा, एक चीज मैंने बड़ी नोटिस की है कि जिस स्त्री की कुंडली में राजयोग हो उसकी शादी कमोबेश खराब होती है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टूट जाती है, क्योंकि शादी टूटेगी या नहीं टूटेगी उसके लिए तो सप्तम भाव सप्तम शुक्र का पीड़ित होना जरूरी है। उसमें भी अगर कुंडली मिलान ठीक से हो तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा दुख रहता है, लेकिन शादी चलती है क्योंकि आपस में प्यार और समझ होती है। लेकिन कमोबेश राजयोग हो तो वैवाहिक जीवन खराब होता ही है। अब अगर सप्तम भाव के स्वामी पे अच्छे संबंध प्रभाव होंगे तो बहुत खराब नहीं होगा, लेकिन सप्तम भाव सप्तमेश अष्टम भाव अष्टमेश भी खराब हो जाएंगे तब तो वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा। इसमें अगर कुंडली मिलान ठीक है तो पति पत्नी के बीच में ठीक ठाक बनती है, लेकिन फिर घर परिवार वाले जो है कि वो विवाह में समस्या पैदा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि इसको समझना चाहिए। कहने की बात यह है कि जिस स्त्री की कुंडली में राजयोग है उसका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डावाडोल होता ही है। राजयोग पे आए सबसे पहले लग्नेश बहुत बली प्लैनेट है, लग्न केंद्र भी है, लग्न त्रिकोण भी है, और केंद्र और त्रिकोण के संबंध से ही राजयोग होते हैं। तो लग्नेश जो है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी होता है, लग्नेश के बली होने से बहुत ही अच्छा राजयोग उत्पन्न होता है। बलि कैसे होगा? उच्च राशि में जाके, मूल त्रिकोण में जाके, वर्गोत्तम में जाके, स्वराशि में जाकर के षडबल में बलि होकर के लग्नेश बलि होगा। षडबल में बलि होना कोई खास बात नहीं है, षडबल में सब ग्रह को बलि ही होना चाहिए, है ना। आम ग्रहों के लिए स्थान बल बहुत जरूरी होता है। तो मूल त्रिकोण स्वराशि उच्च वर्गोत्तम ऐसी स्थिति में लग्नेश हो, लग्न को लग्नेश वापस देखता हो तो लग्न बलि होता है। और लग्न क्योंकि केंद्र कोण दोनों ही है, तो लग्नेश के बलि होने से व्यक्ति को बहुत उत्तम राजयोग की प्राप्ति होती है। लग्नेश छठे आठवें बारहवें भाव का भी स्वामी हो तो कोई दोष नहीं, बलि होने से राजयोग तो देता ही है। अगर पीड़ित हो तो छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी होने से उस भाव से जुड़ी हुई पीड़ा भी कर देता है, लेकिन राजयोग देता ही है। ये एक मुख्य बात है। अब दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र त्रिकोण का जो स्वामी होगा वो राजयोग उत्पन्न करेगा ही। तो ग्रह दो राशियों का स्वामी होता है, और अगर ग्रह की एक राशि केंद्र में पड़ जाए चौथे या सातवें भाव में, और दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ जाए पांचवें या नवें भाव में, तो वो ग्रह जो है कि राजयोगकारी ग्रह होता है, अकेला ग्रह राजयोगकारी होता है, और ये अकेला ग्रह बलशाली होकर के राजयोग कर सकता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि केंद्र में सप्तम भाव क्योंकि मारक है तो उसको केंद्र नहीं लेते हैं, लग्न को तो केंद्र त्रिकोण दोनों की संज्ञा में ले ही लिया। शुक्र के जो लग्न है तुला और वृष, उसके लिए शनि राजयोगकारी होगा। शनि के जो लग्न है कुंभ और मकर, उसके लिए शुक्र राजयोगकारी होगा। मंगल के जो लग्न है वृश्चिक और मेष, उसके लिए सूर्य चंद्रमा राजयोगकारी होंगे। और सूर्य चंद्रमा के जो लग्न है कर्क और सिंह, उसके लिए मंगल अकेला एकल राजयोगकारी प्लेनेट होगा। यह राजयोगकारी प्लेनेट के बली होने से राजयोग उत्पन्न होता है। ये आप समझ लें, यहां हम केवल उसी ग्रह की बात कर रहे हैं जिसकी दो राशि में से एक केंद्र में पड़ती हो, एक त्रिकोण में पड़ती हो। ऐसा ग्रह बली हो तो राजयोग देता है। कुंडली में बली होना चाहिए। बली होने के लिए ग्रह केंद्र में बैठा हो तो बली है, उच्च स्वराशि मूल त्रिकोण वर्गोत्तम का हो तो बली है ना। अपने भाव को देखता हो तो भाव को बली करता है, ग्रह बली नहीं होता, लेकिन क्योंकि अच्छे भावों का स्वामी है तो भाव को बली करके भी राजयोग देगा ही। दूसरी बात, तो एक हो गया लग्नेश जो केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी हो गया, एक है राजयोगकारी प्लैनेट। अब है राजयोग। चौथा और दसवां भाव केंद्र है और सुख का भाव है, पंचम और नवम भाव त्रिकोण है और आशीर्वाद का भाव है। तो सुख का आशीर्वाद हो, जीवन में सुखी रहने का आशीर्वाद हो, मान सम्मान प्रभुता प्राप्त हो, यही राजयोग है। तो चौथे या दसवें भाव का स्वामी पांचवें या नवें भाव से संबंध रखे। संबंध रखे मतलब स्थान परिवर्तन करता हो, एक्सचेंज जिसको कहते हैं, एक दूसरे पे दृष्टि करता हो, एक दूसरे के साथ युति करता हो, तो ये राजयोग है। अगर ऐसा राजयोग व्यक्ति के चार्ट व्यक्ति की कुंडली में है तो व्यक्ति जो है कि सफल होगा। पुरुष की स्त्री में है तो पुरुष, पुरुष की कुंडली में है तो पुरुष जो है कि सफल होगा, प्रभुता संपन्न होगा, उसकी पत्नी एंजॉय करेगी। स्त्री की कुंडली में है तो स्त्री जीवन में जो है कि सफल होगी, काम नहीं करती है तो उसका पति सफल होगा। तो ये हो गया, राजयोग होना चाहिए जीवन साथी की कुंडली में। ऐसा व्यक्ति सफल होगा और खुद सफल होगा, आपको भी सफल करेगा। ये एक मूलभूत बात यहाँ पर। इसके बाद में दूसरी चीज है धनयोग। एक चीज हम समझे, राजयोग जो होता है, राजयोग देता है शक्ति।
तो समाज में आपको मान सम्मान होता है, बड़े सारे आपके आसपास नौकर चाकर होते हैं, पावर देता है। धनयोग जो है वो पैसा देता है। पैसा पावर दोनों हो तो बहुत बढ़िया। जनरली पावर हो पैसा ना हो तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो धनयोग दूसरी चीज है। एक व्यक्ति को धनयोग हो तो खुद धनी होगा, पैसे वाला होगा, जीवन साथी को भी सुख रहेगा। तो स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में लग सकते हैं। अब धनयोग क्या है? द्वितीय भाव धन का भाव है और एकादश भाव लाभ का भाव। सो द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी बली होंगे तो धनयोग होगा। द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी एक दूसरे से संबंध करेंगे तो धन। अभी पंचम नवम मैंने आपको बता दिया आशीर्वाद का भाव है। तो अगर द्वितीय या एकादश भाव का स्वामी पंचम या नवम भाव के स्वामी से संबंध रखेगा तो धन प्राप्त होने का आशीर्वाद होगा, तो भी व्यक्ति धनी होगा। बट इन सारे राजयोग में एक बात, राजयोग और धनयोग में एक बात जरूरी रखने की ये है कि लग्न है आप। तो अगर लग्न लग्नेश बली है तभी आपके पास धन है और आप धन का उपभोग कर पा रहे हैं, अन्यथा धन आपके आसपास भी हो सकता है। अगर लग्नेश बली ना हो, द्वितीयेश एकादशेश का संबंध बनता हो, तो ऐसे में घर परिवार वाले धनी होते हैं, आसपास के लोग धनी होते हैं, व्यक्ति खुद धनी नहीं होता। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे। धनयोग या राजयोग में से कोई भी व्यक्ति की कुंडली में होगा तो व्यक्ति सफल होगा, पैसे वाला होगा, प्रभुता संपन्न होगा, और वो होगा तो उसके साथ में उसका जीवन साथी भी होगा। ये एक मुख्य बात होगी। तो एक दो बातें हो गई, राजयोग हो गया, धनयोग। अब दूसरी बात पे आते हैं। कुंडली मिलान की अगर हम बात करें तो लोग जनरली गुण मिलान करते हैं चंद्रमा के हिसाब से। अब गुण मिलान में बड़े मजे की बात है। गुण मिलान में लोगों को लगता है 36 गुण ही होते हैं। गलत बात है, 36 गुण ही नहीं होते। 52 गुण, 64 गुण, 58 गुण, बहुत गुण होते हैं। है ना, 32 गुण होते हैं, ये बात मशहूर है, पॉपुलर है, बट 32 ही गुण नहीं होते। तो पहले तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात है कि गुण मिलाने में लोग क्या करते हैं जी, 32 गुण में से इतने गुण मिल रहे हैं, चलो जी मिल रहे हैं। ऐसे नहीं होता। है ना, वर्ण वश्य तारा योनि में से क्या मिल रहा है इसके हिसाब से बात होती है। ये तो ऐसा ही हो गया कि आपने कुंडली में सारे ग्रहों को देख करके कह दिया कि आज जी ग्रह तो बली है तो राजयोग होगा। अब आपने ये तो देखा ही नहीं कि जो बली है वो अष्टमेश द्वादशेश है। अष्टमेश द्वादशेश षष्ठेश 3 ग्रह बली हैं। अब आपने कह दिया जी 9 में से 3 ग्रह बली हैं तो बहुत अच्छा है। या मानिए कि अष्टमेश, षष्ठेश, द्वादशेश, तृतीयेश, ये 4 ग्रह बली हो गई। अब आप कह रहे हो जी 9 में से तो 4 ग्रह बली हो गए तो ठीक ही है। उसमें भी 9 में क्या राहु की तो किसी भाव के स्वामी होंगे नहीं, 7 ग्रह हुए। अब आप कह रहे हो जी 7 में से 4 ग्रह बली हैं, केवल 3 ग्रह ही कमजोर हैं, 50% से अधिक ग्रह बली हैं, तो राजयोग का कार्य कैसे होगा? तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी के बली होने से राजयोग थोड़ी होता है। तो सूक्ष्म विवेचन करना जरूरी है। यही गड़बड़ झाला हो गया है गुण मिलाने के साथ। 36 में से ये 28 गुण मिल रहे हैं तो जगह कौन सा 28 गुण मिल रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि हर नियम हर व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर कोई आदमी ब्राह्मणिकल है, अगर कोई आदमी पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम करता है, टीचर है, इंटेलेक्चुअल है, जिसको हम कहते हैं बुद्धिजीवी है, तो बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए जो गण मिलान है, मनुष्य गण, देवगण, असुर गण, ये गण मिलान ज्यादा जरूरी रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि बुद्धिजीवी व्यक्ति दूसरे बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ तो उसको अच्छा लगेगा। बुद्धिजीवी की किसी मूर्ख से शादी करा दो तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो उसके लिए बाकी बातें थोड़ी उतनी मायने नहीं रखेंगी जितना ये मिलान मायने रखेगा। ऐसे करके बहुत चीजें हैं गुण मिलान में, कभी किसी दिन बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो ये है, थोड़ा सा ठीक से समझा गुण मिलान नहीं जाता है। दूसरी बात यह है कि लोगों को लगता है जी कि चंद्रमा के हिसाब से गुण मिलान ही कुंडली का मिलान है। ऐसा नहीं है। कुंडली के मिलान में बहुत सारी और भी चीजें आती हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। मैं तो खैर पिछले बहुत सालों से पढ़ाता ही आ रहा हूं। इन सारे गुण मिलान की चीजों में एक गुण है जिसको कहते हैं खेट गुण। खेट माने होता है ग्रह, ग्रह गुण। ग्रह गुण क्या कहता है? आपका जो सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी, उसकी उच्च राशि में या उसकी नीच राशि में जीवन साथी का लग्न या चंद्रमा पड़े, यह हुआ खेट गुण। मानिए आपका सप्तमेश है सूर्य, तो सूर्य उच्च होगा मेष में, नीच होगा तुला में। अब जीवन साथी का लग्न या चंद्रमा या तो मेष में हो या तुला में हो, तो वो जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली है। ये ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि खेट गुण है आपकी कुंडली में।
मेन बात यह है कि खेट गुण का मतलब होता है कि आपका और आपके जीवन साथी का कोई मतलब ऐसे दो लोग अगर मिल जाएं तो शादी तो वो करके ही रहते हैं, प्रगाढ़ संबंध में तो वो जाते ही जाते हैं। पिछले जन्म से प्रेम है, पिछले जन्म से प्रेम संबंध है, पिछले जन्म में एक दूसरे को पाने की चाहत थी, ऐसी बातें कही जा सकती हैं, है ना। पिछले जन्म में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो देखा कुछ खास नहीं जा सकता, लेकिन अ, अनुभव में जो है कि ये बात है कि ऐसा जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली भी होता है। उससे शादी करके उसकी सलाह मान के आप भाग्यशाली भी होते हैं। और साथ में जो है कि मतलब ऐसे दो लोग मिल जाएं तो उनके बीच में प्रेम प्रसंग तो रहते ही हैं, और विवाह अगर कर लें तो असली जो जीवन साथी, साथी जो शब्द है, पार्टनर, सही मायनों में पार्टनर यही जीवन साथी हो सकता है। बाकी कोई सही मायनों में पार्टनर नहीं होता। मतलब कई बार विवाह में ये होता है कि मैंने बहुत बार सुना है, पत्नियां अपने पति से, पति अपने पत्नियों से कह रहे होते हैं, तुमको ये करना है तो करो यार, मुझको मत परेशान करो। कैसा साथी है? तुमको करना है करो, मुझको मत परेशान करो, ये कोई जीवन साथी है? साथी नहीं, साथी नहीं है वो, जीवन है, साथी नहीं है। जीवन साथी तभी होगा जब खेट गुण मिलेगा, वरना साथी शब्द थोड़ा सा विवाह में गायब हो जाता है। तो खेट गुण दूसरी बात है कि अगर आपस में खेट गुण हो, तो खेट गुण होने से अगर आपका जीवन साथी इस ऐसे लग्न या चंद्र राशि में पैदा हुआ है जहां पर आपकी सप्तमेश नीच या उच्च होते हैं, तो वो जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली है। आप उनके लिए भाग्यशाली हो कि नहीं, वो उनकी कुंडली से देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए भाग्यशाली है तो आप भी उनके लिए भाग्यशाली हो ही, ऐसा मान करके चले। तीसरी बात। चौथी बात ये हो गई कि मैं पढ़ाता हूं जब पंचांग, तो एक श्लोक पढ़ा, तिथिश्च श्रियमापनोति वारादायुष्वर्धनम नक्षत्रात् हरते पापम योगाद रोग निवारणम कर्णात कार्य सिद्धिश्च पंचांगम दशमेव। 10 प्रकार के फल पंचांग करता है, उसमें पहला फल है तिथिश्च श्रियमापनोति, तिथि से मिलता है श्री। श्री क्या होता है? आपको लगता है श्री लक्ष्मी है ना? श्रीश्चते च लक्ष्मी, जैसा बनने की चाहत हो वो होता है श्री। इधर श्रीपति, श्रीमान, तो श्रीमान मतलब क्या? आदमी ऐसा है कि लोग उसके जैसे बनना चाहें, है ना। श्री का मतलब धन नहीं होता। श्री का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें ऐसे गुण हो, ऐसी खूबियां हो कि दूसरा व्यक्ति उसके जैसा बनना चाहे। धन भी हो सकता है, मान सम्मान भी हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है, विद्या भी हो सकती है। तो श्री का मूलभूत मतलब हो गया ब्लेसिंग, आशीर्वाद, है ना। व्यक्ति के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में सब प्राप्त कर, आप भी प्राप्त करना चाहोगे और भी प्राप्त लोग करना चाहेंगे, ऐसा समझिए। अब इसमें हम एक बात समझें जरा, तिथि के बारे में। एक स्क्रीन जरा मैं आपसे शेयर कर दूं। पहली, छठी और 11वीं तिथि होती है नंदा। नंदा माने खुशी, नंद के घर आनंद भयो, आनंद। दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथि होती है भद्रा। भद्र का मतलब होता है अच्छा, बंगाली में कहते हैं भद्र लोको। भद्र का मतलब होता है अच्छा, लेकिन भद्रा है राक्षसी, तो इसकी वजह से तिथि में ठीक नहीं है। वैसे भद्र का मतलब अच्छा। अगली तिथि है तीसरी, 8वीं और 13वीं। ये तिथि का नाम है जी जया। जय का मतलब होता है जय विजय, विजय। अगली है जी चौथी, 9वीं और 14वीं तिथि। चौथी, 9वीं, 14वीं तिथि होती है रिक्ता। रिक्ता का मतलब है खालीपन। और आखिर में 5वीं, 10वीं और 15वीं पूर्णिमा और 30वीं अमावस्या। इसका नाम है जी पूर्णा। पूर्णा मतलब पूर्ण फल। ये तिथि पूर्ण फल देती है। खैर, तिथि के फल पे कभी और आएंगे। क्योंकि तिथि से श्री समापन होती है, क्योंकि तिथि जो है वो श्री की और उन्नति की प्राप्ति कराती है। अगर आप और आपका जीवन साथी एक ही तिथि में पैदा हुआ है, आप तृतीया में पैदा हुए, जीवन साथी अष्टमी में पैदा हो गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का कोई भेद नहीं है। या आप एकादशी में पैदा हुए, जीवन साथी प्रतिपदा में पैदा हुआ, तो सेम तिथि में पैदा होने से, एक ही तिथि में पैदा होने से, और तिथि क्योंकि श्री देता है, इस वजह से ये दो व्यक्ति जब शादी करेंगे तो एक दूसरे को श्री लाभ कराएंगे। श्री माने ब्लेसिंग, आशीर्वाद। तो एक दूसरे से शादी करके ये दोनों होंगे भाग्यशाली। तो ये हो गई चौथी बात। अगर एक ही तिथि में जन्म होवे
तो भी जो है कि जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली। ठीक। तो ये तो अपनी तरफ से मैंने आपको 4 नियम बता दिए। ये 4 नियम में से अधिक से अधिक मिले तो जीवन साथी अधिक से अधिक भाग्यशाली आपके लिए होगा। और भाग्यशाली तभी होगा जब आप जीवन साथी की बात सुनेंगे, जीवन साथी को सुखी रहेंगे। ये 2 बातें मूलभूत बातें हैं, इसको आपको समझना है हमेशा। इसको आपको जो है कि इग्नोर नहीं करना। इसके साथ, इसके अलावा एक बात हम और समझें। गुण मिलान में मुख्यतः ये बात होती है कि अगर लग्न से लग्न को देखें, चंद्र से चंद्र को देखें, अगर आपका लग्न से दूसरे व्यक्ति का लग्न छठे आठवें भाव में पड़ता है, या आपके चंद्र से दूसरे का चंद्र छठे आठवें भाव में पड़ता है, 12वां मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि 12वां होता है व्यय, और व्यय तभी होगा जब आमदनी होगी। तो व्यय को तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन छठे और आठवें को ले रहा हूं, क्योंकि अगर आपके चंद्र से जीवन साथी का चंद्र छठा है तो जीवन साथी के चंद्र से आपका चंद्र आठवां है ना। 6 8 आपस में 6 8 होते हैं, एक अगर 6 है तो दूसरा 8 ही है। तो 6 और 8 जो है ये होते हैं दुर्भाग्य। 6 और 8 जो है, 6 संघर्ष है, 8 दुर्भाग्य। तो आपका और आपके जीवन साथी का जो लग्न है या चंद्र राशि है, वो अगर आपस में 6 8 है, षष्टम बढ़ती है, तो जनरली ऐसे जीवन साथी आपस में अच्छे नहीं करते, दुर्भाग्यशाली थोड़ा सा हो सकते हैं। इसमें या तो विवाह टूट ही जाता है जनरली तो। लेकिन विवाह टूटेगा या नहीं टूटेगा, गुण मिलान के मेरे अपने नियम हैं जो कि मैंने अपने अनुभव से और अपनी समझ से बनाए हैं, तो इनको मैं उतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, अपने नियम को ही देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद बनाए हैं। अब बनाए ही इसलिए हैं क्योंकि ये नियम नहीं काम कर रहे हैं तभी बनाए। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन ये एक मुख्य चीज है कि लग्न या चंद्र अगर 6 8 हो जाए तो जीवन साथी थोड़ा दुर्भाग्यशाली आपके लिए हो सकता है। दुर्भाग्यशाली होने का यह मतलब नहीं है कि आप उसकी बिल्कुल बात ही ना सुने, है ना, क्योंकि आदमी अपनी समझ, एक्सपीरियंस, बुद्धि, बैकग्राउंड के हिसाब से बातें भी करता है। तो अगर कोई अच्छी बात बोल रहा है तो आप उसको सुनेंगे ही। बस इतना है कि जीवन साथी कुछ कहे तो उस पे काम करने से पहले थोड़ा सोच भी लें कि भाई इस पे काम करना मेरे लिए उचित है कि नहीं है। इतनी सी बस बात है, और कुछ नहीं। एक ये बात। इसके अलावा एक बात और, जीवन साथी की जो स्थिति है, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अगर सप्तमेश बली होगा, एकादश भाव या नवम भाव से अच्छा संबंध रखेगा, तो आदमी शादी के बाद भाग्यशाली। पिछले कारक विश्लेषण वाली वीडियो में मैंने आपको ये बात कर दी कि भाव का जो स्वामी होता है, भावपति, वो उस भाव से जुड़े हुए व्यक्ति को दर्शाता है। तो सप्तम भाव का जो पति होगा, सप्तम भाव का जो स्वामी होगा, वो दर्शाएगा जीवन साथी को। तो अगर किसी की कुंडली में सप्तमेश की हालत खराब हो तो जीवन साथी की हालत खराब होगी। अब ये हालत खराब होने में किसी भी प्रकार से हालत खराब हो सकती है, तबीयत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भी है, दुर्भाग्य तो है ही ना। तो अगर सप्तमेश की स्थिति खराब हो रही है, सप्तमेश अस्त है, सप्तमेश नीच है, सप्तमेश ग्रह युद्ध में है, खराब नवांश में है, खराब राशि में है, 6 8 12 भावों में सप्तमेश है, तो ऐसे मामले में जीवन साथी को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन साथी को दुख और दुर्भाग्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे व्यक्ति से शादी करने पर जीवन साथी आप बनेंगे, तो आपको उसके सप्तमेश के फल तो थोड़ा सा लेने होंगे। तो ये भी थोड़ा सा जो है कि दुर्भाग्य का कारण होता है। इसका भी थोड़ा सा ठीक से विश्लेषण कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसका सप्तमेश 6 8 12 भाव में है, जिसका सप्तमेश पीड़ित है, उसके लिए कोई उम्मीद ही नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, उम्मीद सबके लिए है ना, ये बहुत गलत बात है ना। अगर मैं ये कह देता हूं कि रात काली है या अंधेरी है, तो आप कह रहे हो कि नेगेटिव कह रहा है। अरे भाई, अंधेरी अंधेरा होना क्वालिटी है, काला रंग खराब होता है, ये तो आप सोच रहे हैं ना, हम थोड़े सोच रहे। मैं ये बात केवल कह रहा हूं कि अगर सप्तमेश पीड़ित हो, 6 8 12 भाव में हो, तो जीवन साथी दुर्भाग्यशाली हो सकता है। जीवन साथी को दुर्भाग्य इस व्यक्ति की वजह से आएगा क्योंकि इसके जीवन में, इसकी कुंडली में ऐसा योग दिख रहा है। इस मामले में जो जीवन साथी को भाग्यशाली होने के जो योग है, अगर
इस व्यक्ति की कुंडली में धनयोग राजयोग बन रहे हैं, लेकिन सप्तमेश बुरी स्थिति में, तो हमको पता है कि धनयोग राजयोग बन रहे हैं, तो ये व्यक्ति तो सफल है ही है। सप्तमेश बुरी स्थिति में जा रहा है तो जीवन साथी उतना बढ़िया नहीं है। स्त्री की कुंडली में अगर ऐसा हो जाए, धनयोग राजयोग बन रहे हैं, सप्तमेश पीड़ित है, तो पति पीड़ित होगा। लेकिन स्त्री को धनयोग राजयोग है तो पति पीड़ित होगा, थोड़ा दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन ये महिला ठीक से काम करेगी, इसको मान सम्मान होगा, इसके द्वारा पति को भी लाभ प्राप्त होगा। चलिए बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा है ना। तो इसमें यह समझ लें कि अगर धनयोग राजयोग भी है और सप्तमेश की हालत भी खराब है, तो थोड़ा सा यहां पर जो है कि उतनी खराब स्थिति नहीं है। अगर धनयोग राजयोग नहीं है और उसके साथ में भी सप्तमेश की स्थिति खराब है, तब ज्यादा गड़बड़ है। ये तो स्त्री कुंडली की बात हो गई। पुरुष कुंडली में भी यही है, धनयोग राजयोग है तो व्यक्ति खुद सफल है, लेकिन सप्तमेश की स्थिति खराब होने से पत्नी को अन्य प्रकार से पीड़ा हो सकती है। इस मामले में बाकी के योग जो खेट गुण मैंने बताया, तिथि से जुड़ा हुआ जो नियम बताया, ये सब नियम तो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं ना। आपको धनयोग नहीं है, राजयोग नहीं है, आपका सप्तमेश बुरी स्थिति में, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जीवन साथी जो होगा वो किस तिथि में पैदा हो, कैसे लग्न में पैदा हो, कैसे चंद्र राशि में पैदा हो, इसका तो आप निश्चय कर ही सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि जीवन साथी दुर्भाग्यशाली हो सकता है, या जीवन साथी को दुख, दुर्भाग्य, दैन्य, विकलता हो सकती है, तो आपको कुंडली मिलान करते हुए भाग्यशाली जो चीजें बनाती हैं जीवन साथी को या विवाह को, उनका ध्यान देना है। इस प्रकार से समझिए, हम जब कोई काम करते हैं, एक बात आपको अपने एक्सपीरियंस से समझाता हूं, हम जब कोई काम करते हैं, प्रोफेशन जिसको हम कहते हैं, तो अप्रोच होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। किसी भी काम का मूलभूत ये है कि हम समाज को कैसे बेहतर बनाएं, मुसीबत को कैसे सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेकर के चलना है ना। गलत चीज सुन करके या कोई हताश करने वाली चीज सुन करके हताश नहीं होना है, ये पर्पज नहीं है। ठीक है, इसको समझिए आप जरा सा। तो ये एक और मूलभूत बात हो गई कि सप्तमेश की स्थिति के हिसाब से जो है कि हम ये वाली बात पता लगाए कि जीवन साथी की कैसी स्थिति इत्यादि। एक और छोटी बात इस वीडियो में बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के खुद के जीवन में अच्छे वाहन मकान के योग नहीं होते, लेकिन जीवन साथी की कुंडली में होते। अब ऐसे मामले में अपनी कुंडली में अच्छे वाहन मकान के योग नहीं है, तो क्या इसका ये मतलब है कि व्यक्ति अच्छा वाहन या मकान प्राप्त ही नहीं कर सकता है? इसमें देखिए, अगर धनयोग भी नहीं है, राजयोग भी नहीं है, तब तो नहीं कर पाएगा। धनयोग नहीं है तो धन नहीं होगा, राजयोग नहीं है तो अपने काम में, प्रोफेशन में आदमी को स्टेटस, स्थिति, प्रभुत्व नहीं होगा, तब तो प्राप्त करना मुश्किल ही हो जाएगा। लेकिन वैसे कहें कि धनयोग राजयोग तो है, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश बड़ा पीड़ित है, घर वाहन का सुख नहीं है, तो ऐसे मामले में क्योंकि धनयोग है और राजयोग है, तो व्यक्ति पैसा कमा रहा है और अपने कार्य व्यवसाय में अच्छी अवस्था में भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, तो पैसे जोड़ के घर मकान तो ले ही सकता है वो, गाड़ी भी ले सकता है, उसको कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक लेगा। तो फिर कुंडली में जो चतुर्थ भाव चतुर्थेश खराब है, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आप जो घर मकान इत्यादि लेंगे, वो किसी ना किसी प्रकार से आपको दिक्कत करने लगेगा। कभी पड़ोसी परेशान करने लगेंगे, है ना, कि कहीं पर मकान बन रहा था, आपने मकान ले लिया, 2-3 साल में मकान आपको मिलने वाला था, बिल्डर बना करके देता, और बिल्डर घपला करते, इस प्रकार की समस्याएं उसमें होने लग जाती। दूसरा क्या होता है कि एक वाहन या मकान का तो व्यक्ति लाभ कर लेता है, दूसरे वाहन मकान इत्यादि का लाभ करने में उसको गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि वही घर जो है, वही घर या वाहन में बार बार उसको रिपेयर कराना पड़ता है, ठीक कराना पड़ता है। इस प्रकार की समस्याएं जो है कि होने लगती है। ऐसे मामले में अगर जीवन साथी की कुंडली में ठीक ठाक घर वाहन इत्यादि के योग हैं, तो जीवन साथी के नाम पे ले लेने से घर वाहन बहुत अच्छा रहता है। तब जो है कि लोग बड़ा, अब मानिए कि आपके जीवन साथी में तीन चार, जीवन साथी की कुंडली में 3-4 मकान होने का योग है, आपकी कुंडली में एक ही मकान होने का योग है, तो जीवन साथी के नाम पे मकान लेंगे तो जल्दी जल्दी 3-4 हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से उपाय है, लेकिन इसमें क्या है कि देखिए, पूजा करने से, रत्न पहनने से फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, है ना। केरल के अष्टमंगल प्रश्न में तो एक अलग से प्रश्न बनता है कि भाई उपाय काम करेगा कि नहीं करेगा, किस दिन पढ़ाएंगे इसके बारे में आपको।
है ना। तो हल करेगा कि नहीं करेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर जीवन साथी की कुंडली में 3-4 वाहन मकान का योग है और आप पहला मकान उनके नाम पे ले लेते हैं, तो बाकी 3-4 भी आप ले लेंगे, ये तो गारंटी की बात हो गई। क्योंकि ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्र है ना, ज्योतिष का जो फल है प्रत्यक्ष आंखों से देखा जा सकता है। किसी भी शास्त्र का फल आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल ज्योतिष का शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का जो फल है आंखों से देखा जा सकता है ना। आदमी अमीर होगा, पैसे कमाएगा तो पैसा दिखेगा, प्रभुता संपन्न होगा, प्रभुता दिखेगी, महसूस होगी। तो ये भी जो है कि मैं समझता हूं कि ज्योतिषीय तौर पे ये भी किया जाना चाहिए कि आप अगर जीवन साथी की कुंडली में अच्छे योग हैं तो जीवन साथी के नाम पे जो है कि घर वाहन मकान ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि कुंडली मिलान ठीक हो। क्योंकि कुंडली मिलान अगर ठीक नहीं होगा तो शादी चलेगी नहीं, और उस मामले में आप घर मकान अगर जीवन साथी के नाम पे ले लेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है बाद में। इशारा आप समझ रहे हैं। बाकी हर बात विस्तार में ना ही बताया जाए तो ही बेटर है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपने जो भी सीखा है उसको सुनना नहीं है, लिख लेना है कहीं पर। क्योंकि देखिए मेरा जो मूलभूत पर्पज है, 2 चैनल है, इंग्लिश में भी एक है, हिंदी में भी है ये। तो मेरा जो मंतव्य है वो ये नहीं है कि मैं आपकी कुंडली पे आपको फलादेश बताऊं, वो नहीं करता हूं मैं। मेरा मंतव्य ये है कि आप ज्योतिष सीखें और ज्योतिष सीख करके अपने अपने घर वालों के, अपने आसपास वालों की कुंडली देख पाए। आपको ज्योतिषी बनना है या नहीं बनना है ये दूसरी बात है, लेकिन आप ज्योतिष अच्छे तरीके से सीखें, इतना सीखें जितना ज्योतिषी को आता है, जितना ज्योतिषी को आना चाहिए। बाकी आपको ज्योतिषी बनना है कि नहीं बनना वो आपकी मर्जी, ये मेरा मंतव्य है। तो वीडियो आप जो भी देखेंगे चैनल पे नोट बनाइए उसका, उसको कुंडली पे लगाइए, यही मेरा पर्पज है, यही मेरा मंतव्य है।